हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत स्वागत है क्लास 11th में, जहां पर हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और हम लोग आज जो टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं वो है आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपके पास आपकी एनसीईआरटी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जाइए एनसीईआरटी केमिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 11 लेकर आइए, ताकि आप लोगों को टॉपिक ज़रा बेहतर ढंग से समझ में आ सके। तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे टॉपिक जो है वो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या फिर अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए जो मेटल्स होते हैं मोस्ट प्रॉब्ली वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है मेटल से नॉन मेटल, उससे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड या जिसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है वो कहते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल से आपके साथ शुरुआत करूंगा। जैसे कि मेरे पास सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की बात करेंगे जो एक नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 7 है और उसके पास वैलेंस शेल में 7 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फिर क्या हुआ, तो इससे ये हुआ कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट फिल कर लेगा। और सोडियम को क्या है कि भाई उसका एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा उसके पास है, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी नहीं अचीव कर पा रहा है, वो उसको लूज़ कर दे। तो जब ये सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के पास आएंगे तो इनको पता चलेगा भाई ये तो बड़ा ही सिंपल सी का बात है। सोडियम चाहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन ले चला जाए, क्लोरीन कहता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो दोनों एक दूसरे की परेशानी समझेंगे और एज़ पर द रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम से क्लोरीन के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसे बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और जो कंपाउंड बनता है इस तरीके से उसे आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। अब ये आयनिक कंपाउंड बनेंगे कब, अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो या कोई ऐसी एटम हो तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पसंद करे, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आसानी से डेवलप हो, और साइमल्टेनियसली एक ऐसा एटम हो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता हो। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का जो अरेंजमेंट है वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड का लैटिस बनता है। मतलब कभी भी आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। जैसे आपने कोवालेंट कंपाउंड पढ़े हैं, वाटर है, अमोनिया है, तो इनमें जो होता है वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स नहीं बनते। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रांगली, और इसी वजह से ये जो बॉन्ड है वो फॉर्म होता है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पॉइंट यहाँ पे इन्होंने हमें दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये वो एनर्जी चेंज है जब कोई ग्राउंड स्टेट में बैठा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब इलेक्ट्रॉन जब गेन होगा किसी भी एटम के द्वारा जो अभी तक न्यूट्रल थी, हो सकता है ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो, मतलब एनर्जी रिलीज हो सकता है प्रोसेस एंडोथर्मिक हो, मतलब एनर्जी देनी पड़े। यस, बड़ा ध्यान से सुनने वाला और समझने वाला पॉइंट है कि हर एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कुछ तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, लेकिन कोई एटम्स ऐसी हैं जिनमें अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है तो फिर उन्हें एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है।
तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। नोबल गैसेस में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते नहीं, डिफ़िकल्टी से करते हैं। क्यों भाई, उनका शेल कम्प्लीटली फिल्ड है, आउटर शेल। तो अगर उनको मैं ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहता हूँ तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ना पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि एंडोथर्मिक है। लेकिन जब एलिमेंट अपने आप इलेक्ट्रॉन गेन करता है खुद से, जैसे फ्लोरीन है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, उतना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। उसके बाद एक टर्म और आती है इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो भी वैल्यू है, पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसका साइन चेंज कर दो तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बन जाएगा। अगर मान लो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -100 जूल है, तो मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बता दो, 100 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो साइन है उसका चेंज कर दो। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिख दो, बस फ़र्क है, यही चीज़ है। ओके, आयोनाइजेशन का बताया हुआ है उन्होंने। क्योंकि हम लोग ये बात क्यों कर रहे हैं ये भी तो समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आयनिक कंपाउंड की बात आपसे कर रहा हूँ। आयनिक कंपाउंड में एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। लेकिन जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा एंडोथर्मिक होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हो कि कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो यू हैव टू गिव द एनर्जी, आपको एनर्जी ही देनी पड़ेगी हमेशा अपनी तरफ से। बिना एनर्जी दिए वो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा। तो इट विल बी ऑलवेज एंडोथर्मिक आयोनाइजेशन, और एंडोथर्मिक मतलब कि पॉजिटिव। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात आती है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, अब एक इन्होंने मतलब आपको बात कही है, वो क्या कहा है कि आयनिक बॉन्ड बहुत आसानी से बनेगा उन एलिमेंट्स के बीच में जिसमें एक एलिमेंट होगा जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है, कम है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देता है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दूसरे एलिमेंट की बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगी। जितनी ज़्यादा हाई नेगेटिव उतना इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होगा। जाहिर सी बात है, अगर मैं आयनिक बॉन्ड बनाना चाहता हूँ तो मुझे दो एलिमेंट चाहिए। एक होना चाहिए जो ईज़िली इलेक्ट्रॉन गंवा दे, दूसरा जो ईज़िली इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो वही तो कंडीशन हमारी चल रही है कि अगर मेरे पास कोई दो ऐसे एलिमेंट आ गए, एक आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, दूसरा गेन कर सकता है, तो फिर उसका आयोनिक कंपाउंड या बॉन्ड बनाना इजी होता है। ये कहानी है। उसके बाद अब इन्होंने एक कहानी दी है, एक एग्जाम्पल दी है, सुनिएगा। सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए, उसकी वैल्यू दी हुई है पॉजिटिव 495.8 किलो जूल पर मोल, यानी अप्रॉक्सीमेटली 500 के आसपास है। क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, वो है -348.7। माइनस का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर लेगा। तो जब आप टोटल करते हो, यानी कि सोडियम के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी और क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो वैल्यू जो है वो आ रही है 147.1, यानी अप्रॉक्सीमेटली प्लस का 150 प्लस का किलो जूल पर मोल। तो कहते हैं कि यहाँ पे तो 150 आ गया, पॉजिटिव आ गई, तो फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे होगा? क्योंकि हमें पता है अगर कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी एनर्जी जो रिलीज़ होनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा रिलीज़ होगी उतना ज़्यादा वो स्टेबल और मजबूत होगा, नेगेटिव होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पे तो कहता 150 पॉजिटिव की आ रही है अप्रॉक्सीमेटली, तो फिर ये क्या हुआ? तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जब लैटिस फॉर्मेशन होता है, लैटिस फॉर्मेशन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर जो एंथैल्पी चेंज है वो है -788, यानी कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है। इनके इंडिविजुअल प्रोसेसेस में जो टोटल एनर्जी बन रही थी वो 150 जूल के आसपास बन रही थी, 150 किलो जूल। और जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है 788। तो इसका मतलब है माइनस का 788 होने की वजह से 150 वाला फैक्टर कहाँ दिखाई देगा आपको, और इसीलिए इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इसी को आगे करने के लिए इन्होंने एक डेफिनेशन दी है आपको लैटिस एंथैल्पी के। क्या चीज़ है? लेट अस सी। लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड, एक आयनिक सॉलिड की लैटिस एंथैल्पी डिफाइन की गई है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सेपरेट, ये वो एनर्जी है जो चाहिए कम्प्लीटली पूरी तरीके से अलग करने के लिए 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड। अगर मेरे पास 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड हो इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, और मैं चाहता हूँ कि जिनसे ये मिलके बना है पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायंस और एनायंस, उनको सेपरेट करना है। मतलब एक आयोनिक कंपाउंड है सॉलिड, वो बना हुआ है कैटायंस और एनायंस से। अब मैंने 1 मोल क्वांटिटी उठा ली, तो उसमें जो कैटायंस और जो एनायंस है उनको सेपरेट अलग अलग करने के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए दैट इज़ कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। और इसमें क्या कहता है, दोनों फोर्सेस इंक्लूड होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन आयंस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस और रिपल्सिव फोर्सेस जो कि लाइक चार्जेस के आयंस होंगे। क्लियर है? पॉजिटिव पॉजिटिव ने रिपेल करना है, नेगेटिव नेगेटिव ने रिपेल करना है, और पॉजिटिव नेगेटिव ने अट्रैक्ट करना है। तो ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद आते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स, और पहला जो पैरामीटर है वो है बॉन्ड लेंथ। नाम से क्लियर है, बॉन्ड लेंथ मतलब अगर मेरे पास 2 एटम्स होंगी वो जुड़ी हुई हैं, तो उनके बीच की जो ये जुड़ी हुई लाइन है उसकी लेंथ को बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। डेफिनेशन सुनिए, इट इज़ डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, उसमें एटम्स हैं, मान लो 2 एटम्स को मैंने उठा लिया और वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो उनके सेंटर्स के बीच में, उनके सेंटर क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड पैरामीटर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉन्ड लेंथ। हमने बात कर ली कि जब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स के बीच में बॉन्डिंग है तो उनके जो न्यूक्लियस हैं उनके बीच के डिस्टेंसेस को वी कॉल बॉन्ड लेंथ। 2 एटम ले लो, उनके न्यूक्लियस हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी को वी कॉल बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पे इन्होंने एक कोवालेंट रेडियस आपको टर्म दी हुई है, बॉन्ड लेंथ के अंदर ही कोवालेंट रेडियस है। क्या है ये? अप्रोक्सीमेटली एक वैल्यू है जो कि एक एटम की कोर का रेडियस होती है विच इज़ इन कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट में है, यानी एटम की कोर आउटर बाउंड्री कनेक्टेड है कोर ऑफ एन एडजेसेंट एटम, अपने साथ वाली एटम के कोर से जुड़ी हुई है इन अ बॉन्डेड सिचुएशन। यानी कि सपोज कर लो ये मेरे पास एक एटम है, ये वाला लगा लो, ये मेरे पास दूसरा एटम है, ये इनकी आउटर सरफेस लगा लो कोर, और इसकी ये लगा लो, तो ये ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके रेडियस को एक एटम, देखो ये यहाँ पे उन्होंने एक एटम की बात की है, तो यहाँ पे मैं 2 एटम्स को ले रहा हूँ, पहले उनको बॉन्डेड कर दिया। अब एक एटम की जो कोर है उसके रेडियस को इन्होंने कोवालेंट रेडियस बोला है। रेडियस ऑफ एन एटम्स कोर जो कि किसी दूसरी एटम के साथ जुड़ रही है। दूसरी क्या है? वो एडजेसेंट है,
उसके साथ वाली। तो कोवलेंट रेडियस क्या है, आधा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, दो सिमिलर एटम्स हैं जॉइंट बाय अ कोवलेंट बॉन्ड इन द सेम मॉलिक्यूल। तो सेम मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जो दो सिमिलर एटम्स जुड़ी हुई हैं उनके डिस्टेंस के हाफ को कोवलेंट रेडियस बोलेंगे। जैसे ये हो गया, ये दो एटम्स हैं जुड़ी हुई हैं, तो इनके रेडियस जो हैं इनके जो न्यूक्लियस है उनके न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है उसके हाफ को कोवलेंट रेडियस बोला है। तो वही बात है जो बात आपको उन्होंने बॉन्ड लेंथ में भी कही, बस यहाँ पे नाम लिख दिया कोवलेंट रेडियस। ओके, और ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर एटम्स ही हो, आई थिंक यहाँ पे कोई और एटम्स भी हो सकती हैं। इन्होंने दो एटम्स बनाई हुई हैं बुक में, RA और RB लिखा हुआ है, तो जो टोटल बॉन्ड लेंथ हो गई है वो RA प्लस RB हो गई है। आगे है वॉन डेर वाल रेडियस। कोवलेंट रेडियस के बाद आप वॉन डेर वाल रेडियस की बात आ गई। इट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम, ये एटम का ओवरऑल साइज बयान करता है, विच इंक्लूड्स इट्स वैलेंस शेल, जो जिसमें वैलेंस शेल भी इंक्लूड होता है, इन अ नॉन बाउंडेड सिचुएशन, जब ये किसी भी दूसरी एटम के साथ बॉन्डेड नहीं है, अटैच नहीं है, तो उस टाइम पर जो एटम का ओवरऑल साइज़ है वो वॉन डेर वाल रेडियस कहलाता है। आपकी बुक में एक बहुत ही अच्छा डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है, ये वाला। इस डायग्राम में वॉन डेर वाल रेडियस और कोवलेंट रेडियस दोनों समझाए हुए हैं। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा और अगर आपके पास अभी बुक है तो आपको समझ में भी आ जाएगा। जो मेरे पास 99 पिकोमीटर दिया हुआ है वो है कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस जो क्या होता है, किसी एटम की कोर का रेडियस है। और आप देखोगे कि उन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे ये दो एटम्स हैं, यहाँ से देखिए ये दो एटम्स हैं और ये जॉइंट हैं, कोवलेंट कंपाउंड बना रहे हैं। तो फिर क्या किया इन्होंने, ये हो गई कोर और ये सेंटर, तो रेडियस और सेंटर के रेडियस सेंटर और कोर के बीच के डिस्टेंस को 99 यानी कि कोवलेंट रेडियस लिखा है। और अगर मैं वॉन डेर वाल रेडियस की बात करूं तो आप देखो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई, ये हम तब कहेंगे जब एटम नॉन बॉन्डेड स्टेट में है, यानी कि अभी वो बॉन्ड नहीं बना रहे। ओके, तो यही गिवन है बॉन्ड लेंथ में। तो और बॉन्ड पैरामीटर्स अभी और भी हैं, लेकिन हम लोग उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।